जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट जो करने वाले हैं एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, इसमें आज की क्लास में हम क्लास 9th आपका कंप्लीट कर देंगे और 10th और 11th का भी स्टार्ट होगा। तो ऐसे एक्चुअली देखिए क्वेश्चन आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, 20 क्वेश्चन पर डे। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन किया जाता है तो एक दिन में मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, थोड़ा थोड़ा कराता हूँ कि आप पे लोड ज़्यादा ना आए। बाकी चैनल पे एनसीईआरटी की थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप उसे भी फॉलो कीजिए और अपना फ़ायदा उठाइए। पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? सत्य कथन आपको बताना है इनमें से। पहला है शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइनों के प्रसार के लिए, व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। अगर हम बात करें 19वीं सदी की, 19वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड में जो बुल्लत, जिसे हम ओक कहते हैं, ओक के जंगल लुप्त हो गए थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अतः 1820 के दशक में हिंदुस्तान की जो वन संपदा अन्वेषण प्रारंभ किया गया। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर भारत में पेड़ काटे गए और 1850 आते आते रेल लाइनों के प्रसार के लिए लकड़ियों का नई तरह से मांग बढ़ गई। तो फिर 2 रेल पटरियों को जोड़े रखने के लिए एक बड़े पैमाने पर स्लीपर की आवश्यकता होती थी, जिसमें लकड़ी की ज़रूरत थी। तो इसके लिए भी पेड़ काटे जाने लगे। यूरोप में चाय, कॉफ़ी, रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यहाँ पर बागान जो थे, मतलब इन वस्तुओं के बागान बने। ये प्राकृतिक वनों को यहाँ पे बहुत सारा काटा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3। क्लियर? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्लास 9 चैप्टर नंबर 4। जंगल के उत्पादन की आवश्यकता ब्रिटिश लोगों को व्यापक स्तर पर थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों के द्वारा जंगल के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, व्यापारियों द्वारा जंगल की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने डाइट्रिच बेंडिंग नामक जर्मन, कौन? डाइट्रिच बेंडिंग नामक एक जर्मन, ये जर्मन थे, जर्मन विशेषज्ञ को इस मशवरे के लिए बुलाया और वह देश के पहले वन महानिदेशक नियुक्त हुए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत का पहला महानिर्देशक, वन महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ था, तो याद रखिएगा आप, डाइट्रिच बेंडिंग। ठीक है, जर्मन विशेषज्ञ थे। बेंडिंग ने लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करने और व्यवस्थित तंत्र स्थापित करने के लिए वर्ष 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। क्लियर? 1864 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंपीरियल फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट, और इसमें से कौन सा कथन सत्य है आपको ये भी बताना है। इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुई थी। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो वर्ष 1905 में नहीं, वर्ष 1906 में देहरादून में हुई थी। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती है उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया है। तो ये बात सही है, यहाँ पर जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती है उसे वैज्ञानिक वानिकी या फिर हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो ऑप्शन 2 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन 1 आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से सत्य कथन कौन सा है। जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। ठीक, ये कथन तो आपका सही है कि 1865 में जो वन अधिनियम को लागू किया गया, उसके लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। पहला संशोधन आपका 1878 में किया गया था, दूसरा संशोधन आपका 1927 में किया गया था। तो जो 1878 में आपका जो संशोधित हुआ था, उस अधिनियम के तहत जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि ही वन इन जंगलों से ले सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे अच्छे जंगल थे उनको आरक्षित वन कहा गया, ये कथन तो एकदम सही है। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते, ये था। औषधि ले सकते हैं, भाई औषधि ले लेंगे तो फिर फायदा क्या? कुछ भी नहीं ले सकते हैं। अगर इनको अपने घर के लिए ईंधन या कुछ लेना है तो वो सिर्फ ग्रामीण वनों से ही ले सकते हैं। क्लियर? तो पहला गलत, पहला सही, दूसरा गलत। झूम खेती के नाम और इससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, आपको इसका सही मिलान करना है। झूम खेती, तो झूम खेती अगर बात करें तो सबसे पहला है आपका लादिंग। जो लादिंग है ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया से बिलोंग करता है। झूम खेती आपका एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अन्य भागों में खेती एक परंपरागत तरीका थी। इसके कई स्थानीय नाम थे, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मिलिपा आपका मध्य अमेरिका में, मिलिपा देखो लादिंग आपका दक्षिण पूर्व एशिया में, मिलिपा आपका मध्य अमेरिका में, चित्रमल आपका अफ्रीका में और चेना आपका श्रीलंका में। चेना श्रीलंका में। हिंदुस्तान में भी घुमवत खेती की जाती थी, जैसे पेदा, बेवर, नेवर, पेदा, बेवर, नेवर, झूम, पोडू, खदाद, कुमेरी। तो ये सब आपके इंडिया के जो झूम खेती थे उनके नाम थे। बाकी मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय वन रक्षक घुमवत खेती के विरोध क्यों करते थे? जो यूरोपीय वन रक्षक थे वह घुमवत खेती के विरोधी क्यों थे? सत्य कथन बताइए। तो घुमवत खेती वाली जमीन इमारती लकड़ियों के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। जो घुमवत खेती थी वह वाली जमीन इमारती लकड़ियों के उत्पादन के लिए आपका प्रतिकूल हो जाती थी। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलन का भी खतरा होता था। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। तो इसमें आपका तीनों का तीनों आंसर सही है। यूरोपीय वन रक्षक की नज़र में घुमवत खेती का तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्हें महसूस किया गया कि जहां कुछ सालों के अंतर एक इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते, साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बस बेशकीमती पेड़ों को भी जो लपटें फैल जाती हैं, उसके चलते आग लगने का खतरा बन जाता है। घुमवत खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब करना और लगान वसूल करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो इसलिए तीनों के तीनों कथन आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को
सरकारी नियंत्रण में लेने का क्या प्रभाव हुआ? वन्य व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने का क्या प्रभाव हुआ अंग्रेजों द्वारा? सत्य कथन आपको बताने हैं। तो पहला है, वन्य व्यापार की इज्जतदारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई। सही है। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिश लगा दी गई। ये भी आपका कथन सही है। और जो कुछ घुमंत समुदाय थे उनको खदानों और बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। इनमें कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा। ये सरकार के निगरानी में फैक्ट्रियां, खदानों और बागानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि इनकी जो जीविका थी वह इनसे छीन ली गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवशारी या मान किसे कहा जाता है? देवशारी या मान किसे कहा जाता है? तो बस्तर, अगर हम बात करें, बस्तर क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों के लोग एक साथ रहते थे। उन्हें गांव का चौही निर्धारित होती थी और इसलिए ये लोग इन सीमाओं पर, मतलब जो चौकीदारी होती है ना, वो निर्धारित होती थी। इसीलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते थे। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी सी लकड़ी लेना चाहते थे तो उसके बदले वे एक छोटा सा शुल्क अदा करेंगे, जिसे हम देवशारी, डांड या मान कहा जाता था। तो ये जनजातीय क्षेत्रों में लकड़ियों के बदले लगने वाला शुल्क था। अगर आपको दूसरे क्षेत्र से लकड़ी चाहिए तो उसके बदले आपको पैसा देना पड़ेगा, शुल्क अदा करना पड़ेगा। इसी को हम देवशारी, दंड या कर या मान कहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंडगडियंस्टन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। अगर बात करें, यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया था। इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंस उपलब्ध कराए जाते थे। इसमें गांव वालों की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंस उपलब्ध कराए जाते थे। ब्लैंडगडियंस्टन व्यवस्था। भारत की तरह ही जावा में डच ने रेलवे लाइन के निर्माण के लिए वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू किया। पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने, स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनें पर लगान लगा दिया। फिर इन्होंने कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वह सामूहिक रूप से पेड़ काटने तथा लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। तो अगर आप मुफ्त में काम करेंगे तो आपको कुछ पेड़ काटने के लिए मिल जाएगा। तो इसी व्यवस्था को ब्लैंडगडियंस्टन के नाम से जाना जाता है। तो कथन बी आपका सही है। ये बस्तर में नहीं हुआ था, ये आपका भारत की तरह ही जावा में हुआ था, जहाँ पर डच ने पेड़ काटने, मतलब रेल लाइन बढ़ाने के लिए पेड़ों को काटा था, वन सेवाओं को प्रभावित किया था। सरना, देवराकुंड, कान, राई इत्यादि क्या थे? सरना, देवराकुंड, कान, राई इत्यादि क्या थे? ये आपको ऐसे ही पता चल रहा है, ये जनजातीय लोगों द्वारा पवित्र बगीचे थे, जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा। अब समझिए इसका पूरा। जनजातीय लोगों द्वारा वन संरक्षण किया जाता था। भारत के विभिन्न भागों में घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए थे क्योंकि इन जंगलों में सरना, देवराकुंड, कान, राई इत्यादि नाम से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की गई। तो जनजातीय लोगों के लिए ये पवित्र बगीचा था और ये इनकी रक्षा करते थे, इसीलिए बगीचे बच पाए, वही ये दिया है। ठीक है। चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्य को मिलान करें और बताएं कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। पहला है,
चरवाहा समुदाय और इधर आपका संबंधित तथ्य। तो गोला समुदाय, गोला समुदाय की अगर हम बात करें तो गोला समुदाय गाय भैंस पालते थे। तो गोला समुदाय क्या पालते थे? गाय भैंस। तो पहला हो गया बी। करूमा समुदाय, तो करूमा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे। क्या पालते थे? भेड़ बकरियां। रायका समुदाय, रायका समुदाय आपके पालते थे, राजस्थान से संबंधित थे रायका, और डंगर आपके कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित थे। तो सी और डी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, BACD ऑप्शन नंबर बी। डंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय था। ज़्यादातर गडरिये या चरवाहे थे, हाँ कि कुछ कंबल भी बनाते थे। ठीक है। कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में गोला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरमा और कुरबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे। हाथ के बने कंबल बेचते थे। रायका राजस्थान के रेगिस्तान में रहते थे। ये कुछ समय खेती भी करते थे और चारगाह की तलाश में नए स्थानों पर निकल जाते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में भ्रमणकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भ्रमणकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते थे। पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते रहते थे। तो प्राचीन काल के जो भ्रमणकारी थे उसके संबंध में आपका दोनों का दोनों कथन सत्य है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के नज़दीक आते रहे हैं और प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थ यात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या फिर उत्पीड़न या फिर यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं में यह लोग तरह तरह की चीज़ें जैसे मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, यहाँ तक कि बीमारियाँ भी साथ लेकर चलते रहते हैं। ठीक है। तो दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था। तो देखिए, मूल्य एवं मान्यताएं आदान प्रदान होती थी, हुनर आदान प्रदान होते थे, विचार होते थे, बीमारियां होती थी, अभी मैंने आपको बताया, आविष्कार होते थे आदान प्रदान। तो क्या आदान प्रदान नहीं होता था? इनमें से कोई नहीं, सब तो होता ही था। प्राचीन काल में भ्रमणकारी के संबंध में आपके जो कथन हैं ये सब सही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, कीटाणु, बीमारियां सब साथ लेके चलते थे। पश्चिम तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृत शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है? पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृत शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, ये किसके महत्व का इससे पता चलता है? तो इससे हमें पश्चिमी जो तट में जो पाई गई है, इससे हमें समुद्री महत्व का दर्शाती है, मतलब समुद्री व्यापार को ये दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिल्क मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था। यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था। यह मार्ग लगभग
15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं इस मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी। तो पहले मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, सिल्क मार्ग का अस्तित्व लगभग 15वीं शताब्दी तक था। इस मार्ग से पश्चिम की ओर भेजे जाने वाली चीनी रेशम सिल्क का काफ़ी महत्व था। तो यहाँ से आपको पता चला कि ऑप्शन 3 तो सही है कि 15वीं शताब्दी तक था और इस मार्ग से हम क्या भेजते थे, चीनी रेशम। तो सोना चांदी दिया है तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। समुद्री या फिर जमीन से गुजरने वाली ये सिल्क क्षेत्र एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती थी, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ती थी। तो एशिया को यूरोप, यहाँ भी लिखा है चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ती थी ना, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ती थी। ठीक, और पहला ये सिर्फ भूभाग में नहीं था, ये समुद्री भूभाग में भी था। और सोना चांदी जैसी कीमती धातु इस मार्ग से यूरोप से एशिया की ओर पहुंचती थी। ठीक है, एशिया से यूरोप नहीं, यूरोप से एशिया सोना चांदी। जैसे हम इधर से आता था रेशम, तो उधर से यूरोप से क्या आता था, सोना चांदी आता था यूरोप से। क्लियर? फिर से बता देता हूँ, सोना चांदी जैसी कीमतें जो हैं धातु, ये आपका यूरोप से एशिया आती थी। क्यों यूरोप से एशिया आती थी? क्योंकि एशिया से हम इन्हें रेशम भेजते थे, इसीलिए ये उधर रिटर्न में हमें सोना चांदी देते थे। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। इस गुफा का क्रमांक क्या है? तो चीन की गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। यह गुफा लगभग 18वीं सदी की है। यह कौन सी सदी की है? तो ये 18वीं सदी की है। इस गुफा का नाम मोगाओ एक सेकेंड, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं आपको। मोगाओ ग्राटोज जो चीन के गंसू प्रांत में स्थित है, वह इस गुफा का नाम है क्या? मोगाओ ग्रोटोस। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? गंसू प्रांत में। इस गुफा के गुफा क्रमांक 217 में मार्ग को दर्शाया गया है। तो गुफा क्रमांक 217 18वीं सदी में, ये गुफा लगभग 18वीं सदी की है। ठीक है, और इस गुफा का नाम मोआगो ग्राटोस है। मार्को पोलो की किताब का नाम क्या है? मार्को पोलो की किताब का नाम बुक ऑफ मार्वल्स है। ठीक है, मार्को पोलो की किताब का नाम बुक ऑफ मार्वल्स है, जो इन्होंने कौन सी सदी में लिखी थी? तो 15वीं शताब्दी में इन्होंने ये बुक को लिखा था। मार्को पोलो एक व्यापारी थे जिनका जन्म वेनिस के गणराज्य मध्य युग के अंत में हुआ था, और इन्होंने मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार की उपाधि दी गई थी। इन्हें मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार की उपाधि इन्हें दी गई थी। क्लियर? स्वगति क्या है? तो माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचने वाले और वहीं से स्वगति का जन्म हुआ। तो स्वगति एक प्रकार की खाद्य सामग्री है जो आपकी ठोस और बेनाकार पास्ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्वगति ये एक प्रकार की खाद्य सामग्री है। माना जाता है कि जो नूडल्स है आपका, यह चीन से पश्चिम की ओर पहुंचा और वहां उन्हें स्वगति नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से बताएं कौन सा कथन आपका सत्य है। आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था।
यह खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो लगभग 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वज भारत के संदर्भ के पास नहीं थे। 500 वर्ष पूर्व हमारे भारत के संदर्भ में नहीं थे, ये कथन गलत है। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और ये खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी अमेरिकन इंडियन से हमारे पास पहुँचे। याद रखिएगा, ये जो खाद्य पदार्थ हैं आलू, सोया, मूंगफली, टमाटर, मिर्चा, शकरकंद, ये सब अमेरिकन जो इंडियंस थे उनसे हमारे पास पहुँची थी। अमेरिका का मतलब होता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह। ठीक है, सिर्फ अमेरिका मत समझिएगा, उत्तरी अमेरिका, आपका दक्षिणी अमेरिका और आपका कैरिबियन द्वीप समूह। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 16वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए। पहला है, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। हमसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो पहला कथन तो आपका सत्य है। 16वीं सदी के मध्य आते आते जो पुर्तगाली थे और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, तो ये कथन तो आपका सत्य हो गया। हमसे असत्य पूछा है तो ये सत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली और स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था, ये आपका गलत है। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियार में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। वे हथियार चेचक एक बीमारी थी जो स्पेनिश सेनाओं और अफसरों के साथ अमेरिका पहुंची और उसने अमेरिका को तहस नहस कर दिया। तो कौन सी बीमारी पहुंची थी? ये पहुंची थी आपकी चेचक। तो ये जो कथन बोला है ना कि यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली और स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता, ना, ये गलत है। असत्य पूछा है ना, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, गलत है। क्योंकि चेचक बीमारी पहुंची थी और चेचक बीमारी पहुंची तो वहाँ पे लाखों लोग मर गए। ठीक, इस समय अमेरिकी वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित हो चुकी थी, ना। लाखों साल से दुनिया में अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के जो लोग थे उनके शरीर में बीमारी से बचने का रोग प्रतिरोध जो क्षमता थी वह विकसित नहीं हुई थी। यह बीमारी अमेरिका के उन भागों में भी पहुंच गई जहां यूरोपीय लोगों ने कदम नहीं रखा था, इसलिए यूरोपीय ताकत अमेरिका में आसानी से उपनिवेश बनाना शुरू कर दी थी। तो ये भी कथन आपका असत्य है। पूछा है कौन से कथन असत्य हैं, तो आपके 2 और 3 असत्य हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में 20 क्वेश्चन ही रखते हैं। मैं हर क्लास में 20 क्वेश्चन ही कराता हूं क्योंकि वीडियो हमारा 25 से 30 मिनट हो जाता है। अब मैं सोचता हूं कि आपको डेली 20 से 25 मिनट आप अगर 20 क्वेश्चन में दे रहे हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ अगर समझ रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, क्लास 9th तक या आपका 9th तक कंप्लीट हो चुका है और बाकी ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको डेली क्लासेस के अपडेट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एनसीईआरटी की थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी सार संग्रह, उसको भी फॉलो कीजिए। वहाँ पे थ्योरी पढ़िए और यहाँ पर आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। करंट अफेयर की भी क्लासेस चल रही हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।